तो आज हम लोग शासन व्यवस्था का तीसरा चैप्टर पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यह मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था है और यह मुंडा जनजाति जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था था उससे मिलता जुलता है। पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है। अब पाढ़ा पंचायत में कौन कौन से पद थे और उनका क्या क्या कार्य था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण पद या शब्द और उसके बाद संबंधित तथ्य, क्या क्या तथ्य। तो महतो का क्या क्या कार्य था। यह शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है। तो महतो इसमें गांव का प्रधान होता है जिसे महतो कहा जाता है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। तो इस व्यवस्था में जो महतो होता है वो गांव का प्रधान होता है और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, वह ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। और जो महतो होता है वो एक तो मुख्यमंत्री का कार्य करता है और दूसरा मुख्य न्यायाधीश का काम करता है। दोनों काम करता है। महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। उसके बाद आइए मांझी। यह महतो का सहयोगी होता है। मांझी जो होता है वो महतो का सहयोगी होता है जो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो मुख्य रूप से आदेश पहुंचाने यानी संचार व्यवस्था का काम करता है और सहयोगी का भूमिका निभाता है मांझी। उसके बाद आइए पाढ़ा पंचायत। पाढ़ा या पाढ़ा कई गांवों को यानी 5, 7, 11, 21 या 22 से मिलकर बनी पंचायत अंतर्ग्रामीण पंचायत को पाढ़ा पंचायत कहा जाता है। तो पाढ़ा जो होता है चाहे तो 5, 7, 11, 21 या 22 गांव से मिलकर बनी पंचायत को अंतर्जातीय पंचायत होते हैं। अंतर्ग्रामीण पंचायत इसमें कई गो गांव मिलकर बनता है को पाढ़ा या पाढ़ा कहा जाता है। पाढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या अधिक गाँवों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। एक गांव का तो मुख्य रूप से निपटारा महतो जी करते हैं, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक गांवों का जब विवाद हो जाता है तो उसको निपटारा करने के लिए पाढ़ा पंचायत होता है। और पाढ़ा जो होता है ये पाढ़ा पंचायत को पाढ़ा कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक गाँवों का विवादों का निपटारा। पाढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या अधिक गाँवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। यह निम्न, मध्य तथा उच्च तीनों स्तरों में विभक्त होता है। जो 3 स्तर में विभक्त है, निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत में फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो जैसे निम्न स्तर या मध्य स्तर पर जो फैसला नहीं हो पाएगा तो उसको उच्च स्तर पर फैसला किया जाता है। उच्च स्तर पर फैसला किया जाता है। फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं था, महिला इसमें भाग नहीं लेती थी। जबकि पाढ़ा पंचायत व्यवस्था में महिलाएं भी भाग लेती हैं। उसके बाद आता है पाढ़ा राजा। यह पाढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। तो पाढ़ा पंचायत का हेड जो होता है वो कौन होता है? पाढ़ा राजा होता है। इसमें मुंडा शासन व्यवस्था में भी यही था, उरांव में भी यही होता है। वैसे लोग जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सके उसे पाढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया था। जो गांव के स्तर पर जो विवाद महतो द्वारा निर्णय नहीं किया जाता है उस विवाद को पाढ़ा राजा के पास पाढ़ा स्तर पर भेज दिया जाता है। उसके बाद पाढ़ा दीवान। यह सर्वोच्च पद अधिकारी है जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। तो पाढ़ा राजा, पाढ़ा दीवान यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह कार्य करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। यह सबसे उच्च स्तर का न्याय व्यवस्था है और उसका मुख्य अधिकारी जो होता है वो पाढ़ा दीवान होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह कार्य करता है।
यह सभी पाढ़ा राजाओं से ऊपर होता है, यानी सर्वोच्च पद है, तथा इनके बीच समन्वय बनाता है। पाढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों को पाढ़ा दीवान को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो पाढ़ा राजा जो पाढ़ा राजाओं से ऊपर होता है तथा इनके बीच समन्वय बनाता है। पाढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों को पाढ़ा दीवान को हस्तांतरित। तो पाढ़ा दीवान जो होता है सबसे सर्वोच्च न्यायिक पद है पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, और जो पाढ़ा राजा के स्तर पर निर्णय नहीं होता है उसको पाढ़ा दीवान निर्णय करता है। उसके बाद आइए पहान। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। धर्म के मामले में, पूजा पाठ के मामले में यह प्रधान होता है, गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, शादी ब्याह आदि से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन पहान द्वारा ही किया जाता है। तो जितना भी पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो, इस सब कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है? पहान ही करता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। पहान का जो पद मिलेगा वो कौन होगा? विवाहित व्यक्ति ही मिलेगा। पहान को दी जाने वाली भूमि को पहने भूमि कहते हैं। मुक्त कर मुक्त भूमि दी जाती है पहान को, उसको पहने भूमि कहते हैं। शुरुआत में पहान का प्रमुख कार्य गांव के सभी प्रशासनिक तथा धार्मिक कार्यों का संपादन करना था तथा इससे संबंधित कुल को पहान खूट कहा जाता है। तो शुरुआत समय, जिस समय पाढ़ा पंचायत की शुरुआत हुई तो उस समय शुरुआत में पहान का प्रमुख कार्य गांव के सभी प्रशासनिक तथा धार्मिक कार्यों का संपादन करना था। जो धार्मिक कार्य होगा वो और प्रशासनिक कार्य होगा वो करना था तथा इससे संबंधित कुल को पहान खूट कहा जाता है। उसके बाद आइए बैगा। इसे वैधा भी कहा जाता है। यह पहान को सहयोग करता है। तो पहान का सहयोगी को क्या बोलते हैं? बैगा बोलते हैं। यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। तो पहान का कार्य तो मुख्य रूप से शादी विवाह या जो धार्मिक कार्य होते हैं उसको करना रहता है और उससे संबंधित, लेकिन एक बैगा का पद है जो ग्रामीण जो पहान का सहयोगी होता है, ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। जैसे गंवा देवी है, जैसे गंवा देसावली है, तो ये सब पूजा काम करने में गांव की जो भगवान होते हैं उनकी पूजा करने में ही प्रमुख भूमिका निभाता है। महतो के कार्यभार से पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। तो महतो के कार्यभार से पूर्व, जैसे महतो का जो कार्यभार है उससे पहले जो था वो बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। उसके बाद डाडा पढ़ा यह कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन है। तो डाडा पढ़ा कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन है। इसमें कई गांव होते हैं। इसमें पाढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। तो इसमें पाढ़ा के प्रत्येक गांव को इसमें एक पाढ़ा के जितने भी गांव होंगे वो प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार का दर्जा दिया जाता है। इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। जैसा जैसा पद बांटा जाता है वैसे वैसे सदस्यों के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य, उनका काम और पहचान चिन्ह, एक प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है। उसके बाद आइए पाढ़ा पंच। आश्विन पूर्णिमा के दिन पाढ़ा पंच होता है। आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। जो पाढ़ा पंच होता है उसका आयोजन कब किया जाता है? तो बोले जाता है आश्विन पूर्णिमा के दिन पाढ़ा पंच का आयोजन किया जाता है। उसके बाद होता है दूध भैया गांव। यदि कोई गांव संबंधित पाढ़ा से बिना संबंध विच्छेद किए किसी अन्य पाढ़ा से संबंध होना चाहता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। कोई ऐसा गांव जो अपना पाढ़ा में भी रहे और उसके बिना विच्छेद किए, बिना संबंध विच्छेद किए, मतलब कोई संबंध को तोड़े बिना दूसरा पाढ़ा में भी अगर शामिल हो जाए तो ऐसे अन्य पाढ़ा से संबंध होना चाहता है तो उसे दूध भैया गाँव कहा जाता है और उसको एक भाई की तरह व्यवहार किया जाता है। उस गांव से सभी संबंध रखे जाते हैं। कभी यात्रा हो, कभी अन्य कार्य हो तो उसमें दोनों गांव का लोग सम्मिलित होकर जाते हैं। भैयादी गांव में एक दूसरे गांव का लोग जाते हैं अपना रीझ रंग करने। जैसे दूसरे गांव में भी अगर यात्रा लगता हो तो उसके भैयादी गांव के लोग आएंगे, उसमें नाचेंगे, डेंगेंगे, खाना पीना होगा। और अगर दूसरा गांव में होता है तो उस गांव के लोग आएंगे, तो इसे भैयादी गांव कहा जाता है। और ये अपना पाढ़ा के साथ साथ दूसरे पाढ़ा में भी सम्मिलित होता है। दूध भैया गाँव। अब दूध भैया गाँव नए पाढ़ा में शामिल होता है तो वह अंतर पाढ़ा बन जाता है।
और जब दुधभैया गांव नए पढ़ा में शामिल, अगर जिस गांव में जिस पढ़ा में हम दूसरे पढ़ा में शामिल, तो वो अगर मान लीजिए नया पढ़ा में आके शामिल हो जाएगा दूसरा में, तो वो क्या कराएगा, अंतर पढ़ा बन जाता है। उसके बाद आई अन्य तत्व। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव और तीसरे को पनेर गांव, चौथे को कोटवार गांव तथा शेष को प्राजा गांव कहा जाता है।